हेलो, नमस्ते, मैं हूँ विवेक राजपूत और मैं आप सभी शिक्षा प्रेमी बंधुओं का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव माहौल में। और सबसे पहले तो आप सभी देशवासियों को, मेरे प्यारे देशवासियों को थल सेना दिवस की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। आज 15 जनवरी और 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाया जाता है, ये भी आप याद करें, है ना? जिसको नहीं पता है। और जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपके 8 से 12 नंबर पक्के करा दूँगा एमपीपीएससी प्रीलिम्स एग्ज़ाम में, तो उसी को लेकर मैं आज फिर से इम्पोर्टेंट टॉपिक एमपीपीएससी प्री से रिलेटेड लेके आया हूँ आपके सामने। और इससे जो पहली वाली वीडियो थी, मैंने उसमें आपको भारत निर्वाचन आयोग के बारे में समझा दिया था, लेकिन आज मैं लेके आया हूँ राज्य निर्वाचन आयोग। तो अगर आप वीडियो पे आ ही गए हैं, तो इस वीडियो को पूरा देखें। देखिए, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करने के लिए बिल्कुल मैं आपसे नहीं बोलता, लेकिन मुझे आप पढ़ाने का मौका तो दें, है ना? बिल्कुल बढ़िया तैयारी हो जाएगी आपकी। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब तो बात की बात है, ठीक है? आप लेकिन वीडियो पूरा देखा करें, है ना? तो चलो, बिना किसी बकवास के हम वीडियो आगे चालू करते हैं, प्रारंभ करते हैं अपना वीडियो राज्य निर्वाचन आयोग। और राज्य निर्वाचन आयोग को बताने से पहले, तो मैं सबसे पहले उसका बेस आपको क्लियर कॉन्सेप्ट क्लियर करवा देना चाहता हूँ कि किस तरीके से गठन हुआ, किस तरीके से जन्म हुआ राज्य निर्वाचन आयोग का। तो देखिए, आपने कॉन्स्टिट्यूशन अगर पढ़ा हो, तो कॉन्स्टिट्यूशन में नीति निर्देशक तत्व पढ़े होंगे आपने। डीपीएसपी इंग्लिश में बोले तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो उसमें आपने अनुच्छेद 40 को गौर किया होगा, अनुच्छेद 40 पर। तो अनुच्छेद 40 क्या कहता है? अनुच्छेद 40 कहता है कि पंचायत का गठन, है ना? और ये गांधी जी का सपना था। गांधी जी ने कहा था कि जो असली भारत है वो गांव गांव में बसता है, और वो हमेशा चाहते थे कि मतलब जो लोकतंत्र है उसका केंद्रीकरण ना हो। मतलब लोकतंत्र का मतलब ये नहीं है कि एक जगह से जैसे केंद्र में बैठ के गवर्नमेंट चल रही है तो लोकतंत्र अच्छे से निभ जाएगा, अच्छे से लोकतंत्र चलेगा। लोकतंत्र का असली मतलब ये है कि गांव के प्रत्येक व्यक्ति, मतलब छोटी से छोटी यूनिट के प्रत्येक व्यक्ति को मौका मिले, है ना, भारत देश की सेवा करने का। और वो भाग ले सके, मतलब डायरेक्टली भाग ले सके निर्वाचन में। समझ रहे हो आप? जैसे कि अभी आप देख पा रहे होंगे, सरपंच के चुनाव होते हैं और पार्षद के चुनाव होते हैं। तो मतलब प्रति व्यक्ति, मतलब छोटे छोटी इकाई का व्यक्ति जो है लोकतंत्र में हिस्सा ले सके। तो गांधी जी का भी यही सपना था। तो इसी को देखते हुए अब हम आते हैं मुद्दे पे। इसी को देखते हुए 73rd संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाया गया भारत देश में। 73rd और 74th, हाँ, दोनों की बात करेंगे हम। और इसी कारणवश ये राज्य निर्वाचन आयोग का जन्म हुआ। तो हम पहले जानेंगे 73rd संविधान संशोधन है क्या। तो देखिए, ये 1992 में इसको लाया गया था, लेकिन लागू हुआ 1993 में। तो आप इसको याद रखें, 1993 को, ना कि 1992 को। लेकिन लाया गया था 1992 में, लेकिन जो लागू होने का सन था वो 1993 था। तो देखिए, तो 73rd संविधान संशोधन था, वो पंचायती राज से संबंधित था। इसमें बताइए क्या क्या प्रावधान किए गए, वो बता देता हूं। इसमें बताया गया है कि पंचायती राज के 3 ढांचे होने चाहिए, त्रिस्तरीय ढांचे का प्रावधान किया गया है। कौन कौन से वो, कौन कौन से? देखिए, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, जिसमें आप समझ सकते होंगे सरपंच। तो ग्राम पंचायत का हिस्सा होते हैं सरपंच, है ना? ग्राम पंचायत से जो आते हैं ना सरपंच। समझ में आ रही बात, नहीं आ रही? और ब्लॉक स्तर पर जनपद पंचायत होती है। जनपद पंचायत, उसमें जनपद पंचायत में सदस्य चुने जाते हैं और सदस्य अपने बीच से अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनते हैं। उसके बाद जिला स्तर पर जिला पंचायत। तो 3 स्तर का प्रावधान 73rd संविधान संशोधन में किया गया। तो ये भी याद रखें, है ना? और इसके अंतर्गत संविधान में इससे पहले केवल 10 अनुसूचियां थी, 10 शेड्यूल थी। इसके बाद इस 73rd संविधान संशोधन से संविधान में 11वीं अनुसूची भी जोड़ी गई। ठीक है, 11वीं अनुसूची हमें क्या बताती है? 11वीं अनुसूची हमें उन विषयों के बारे में बताती है जो पंचायती राज जिन पर नियम बना सके या कंट्रोल कर सके। समझ में आ रही बात? वो विषय, कुल विषय कितने थे वो मुझे याद नहीं आ रहा है फिलहाल में, लेकिन विषय के बारे में चर्चा करती, पंचायती राज से संबंधित विषय, है ना? उसके बाद इस संशोधन के द्वारा संविधान में भाग 9, मतलब पार्ट 9 को जोड़ा गया। पार्ट 9 को जोड़ा गया। और अनुच्छेद 243 से लेके 243 सब क्लॉज ओ तक इसके बारे में बताया गया है, पंचायती राज व्यवस्था के बारे में। उसके बाद एक और संविधान संशोधन बहुत इंपॉर्टेंट है, 74th संविधान संशोधन, 74वां संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जिसमें नगरीय निकाय के बारे में चर्चा की गई है। नगरीय निकाय आप जानते हो कि महापौर बनते हैं, पार्षद बनते हैं आपके क्षेत्र। अगर वो जानते होंगे, अगर आप नगर निगम क्षेत्र में रहते हो तो आप भली बात जानते होंगे नगरीय निकाय का मतलब क्या होता है, ठीक है? तो इसके द्वारा क्या होता है, नगर पालिका, नगर निगम, नगर परिषदों के से संबंधित प्रावधान है। तो यहाँ के चुनाव होते हैं, है ना? इसके और इसके अंतर्गत 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। और मैंने जैसा बताया 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी इससे पहले 73rd से।
और 74 से जोड़ी गई 12वीं अनुसूची, और 12वीं अनुसूची बताती है हमारे नगरीय निकाय संबंधित विषयों के बारे में बताती है 12वीं अनुसूची। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखें, 7 से 11th अनुसूची जोड़ी गई और 74 से 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। और इस संशोधन के द्वारा संविधान में भाग 9A मतलब पार्ट 9A जोड़ा गया, जिसमें आर्टिकल कौन कौन से आर्टिकल आते हैं, 243P से लेके 243ZG तक अनुच्छेद हैं। तो इन्हीं संशोधनों के माध्यम से इस संविधान संशोधन में देखिए एक आर्टिकल मैं बताऊंगा आपको, एक आर्टिकल है जो कि है 243K, है ना, जो कि 73rd और 74th संशोधन के माध्यम से आया था। तो उसी एक आर्टिकल है 243K, तो उसी के तहत, उस आर्टिकल के तहत या उस अनुच्छेद के तहत ये एक राज्य निर्वाचन आयोग का निर्माण या गठन किया गया, जो कि एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय है। तो इसे बिल्कुल ना भूले, मैंने बताया था ना, संवैधानिक और संवैधिक में जमीन आसमान का अंतर है। संवैधानिक इसे संवैधानिक क्यों कहेंगे बताइए? क्योंकि इसमें सीधी सीधी बात है यार, दिख रहा है कि संविधान में उल्लेख है, अभी बताया मैंने आपको, भाग 9 और भाग 9A में, है ना, इनका उल्लेख है, अनुच्छेद 243 से लेकर 243ZG तक इसका उल्लेख है पूरा, है ना। तो एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय है। तो सबसे पहला प्रश्न तो आपका यही क्लियर हो गया कि अगर पूछे पेपर में कि राज्य निर्वाचन आयोग या मध्य प्रदेश का एग्जाम है तो मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग एक कौन सा निकाय है, तो आप किस प्रकार का निकाय है, तो आप बोलेंगे संवैधानिक निकाय है। और इसकी अधिसूचना जारी हुई थी, जो नोटिफिकेशन आया था, देखिए स्थापना नहीं हुई थी, नोटिफिकेशन इसका याद रखें, 1 फरवरी 1994 को उसको नोटिफिकेशन आया, और इसकी स्थापना जो हुई थी राज्य निर्वाचन आयोग की, वो हुई थी 15 फरवरी 1994 को। तो ये दो डेट आप याद रखें, है ना। अधिसूचना का तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये जरूर याद रखें कि स्थापना कब हुई थी राज्य निर्वाचन आयोग की, तो वो हुई थी 15 फरवरी 1994। बहुत छोटा टॉपिक है, लेकिन नंबर भर भर के आएंगे और मार्क्स भर भर के मिले, क्योंकि अभी आपने देखा कि कोर्ट में विवाद चल रहा है हमारे एमपी के पंचायती चुनाव से रिलेटेड, जो आरक्षण और परिसीमन संबंधी मुद्दा है। खैर उसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन तो है ना, तो समझ लीजिए आप कितना इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, है ना। और एमपीपीएससी वाले भी पेपर उसी से बनाएंगे जो करंट में घटनाएं चल रही हैं, तो आप समझ जाइए ना। उसके कार्य क्या क्या है, देखिए राज्य निर्वाचन आयोग और भारत निर्वाचन आयोग में इतना फर्क है, देखिए बताता हूँ। भारत निर्वाचन आयोग में अपन ने जो बात करी थी, जो जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा हो तो मैं लिंक डाल दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, तो आप लिंक क्लिक करके आप वो वीडियो देख लेना। देखिए उसके बारे में बता देता हूँ फिर भी मैं मोटा मोटा। जो भारत निर्वाचन आयोग है वो देखिए कौन कौन चुनाव कराता है, राज्य की विधानसभा के कराएगा, संसद मतलब लोकसभा राज्यसभा के चुनाव कराएगा, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के चुनाव कौन कराता है, भारत निर्वाचन आयोग। लेकिन राज्य निर्वाचन आयोग कौन कौन चुनाव कराता है, वो कराता है पंचायतों के चुनाव, नगर पालिका, नगर निगम, इन सभी के चुनाव को कराता है राज्य निर्वाचन आयोग। कई कई बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होती है, मुझे भी पहले कंफ्यूजन थी जब मैं पढ़ाई स्टार्ट करी थी। मेरे को लगता था जो विधानसभा का चुनाव है, मतलब अपने अपने राज्य के, जैसे मध्य प्रदेश है तो मध्य प्रदेश का विधानसभा चुनाव मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग कराता होगा, कर्नाटक का विधानसभा चुनाव कर्नाटक राज्य निर्वाचन आयोग कराता होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है ना। जो विधानसभा के जो निर्वाचन है या इलेक्शन है, वो भारत निर्वाचन आयोग कराता है, इस बात का आप ध्यान रखें, कंफ्यूज मत होना, है ना, बिल्कुल। तो ये राज्य निर्वाचन आयोग जो है वो पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम के चुनाव कराता है। इसके अलावा ग्राम जनपद, जिला पंचायत, नगरीय निकायों का गठन कराता है ना। ये समझ में आ रही बात। उसके अलावा क्या क्या काम है इसके, जैसे आचार संहिता का निर्माण करना, उनका पालन करवाना, मतगणना संबंधी कार्य इनके अंडर में आते हैं, चुनाव परिणाम को घोषित करना, इसके बाद उम्मीदवारों का नामांकन और उन्हें चुनाव चिन्हों का आवंटन, मतलब चुनाव चिन्ह उन्हें प्रदान करना। तो ये सब कार्य कुछ है राज्य निर्वाचन आयोग के। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट धाराओं की बात करेंगे। कुछ ही हैं, ज्यादा नहीं, ज्यादा इसमें बता नहीं रहा हूं क्योंकि ज्यादा इंपॉर्टेंट इनकी धाराएं नहीं है। जो इंपॉर्टेंट है बता देता हूं मैं आपको। सबसे पहले आप याद रखें 243 सब क्लॉज के 1, ये जरूर याद रखें। इसमें बताया गया है सदस्य संख्या और नियुक्ति के बारे में। देखिए भारत निर्वाचन आयोग की अपन ने बात करी थी इससे पहले, तो भारत निर्वाचन आयोग में 3 सदस्य थे, लेकिन राज्य निर्वाचन आयोग में 1 सदस्य निकाय है ये, मतलब इसमें 1 सदस्य जो कि है राज्य निर्वाचन आयोग प्रमुख सदस्य जो है। ठीक है, और इसके अलावा बढ़ाए जा सकते हैं, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, 3 4 5 जितने जरूरत लगे, लेकिन अभी तक जरूरत लगी नहीं तो इनने 1 ही रखा है ना। और इनकी जो नियुक्ति है वो राज्यपाल करता है। भारत ने, देखो दोनों में डिफरेंस बताता जाता हूं मैं, आपको याद होते जाएगा। भारत निर्वाचन आयोग की जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे, जो अन्य आयुक्त थे, उनकी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है।
और इसमें कौन करता है भाई साहब? राज्यपाल करता है, मतलब गवर्नर करता है, ठीक है। उसके बाद हम जा रहे हैं अगली धारा की ओर, 243 सब क्लॉज K2। तो इसमें 243 K2 में दिया है सेवा शर्तें और पदच्युति। सेवा शर्तें कौन बनाता है? तो देखिए, विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधि के अधीन रहते हुए राज्यपाल द्वारा निर्धारित देखिए, पूछता है पेपर में, सेवा शर्तें कौन बनाता है? तो राज्यपाल ही लगाना है, ठीक है। लेकिन राज्यपाल किस किस तरीके से बनाता है? विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधि के अधीन रहते हुए, मतलब जो विधानसभा, जो संबंधित राज्य की विधानसभा जैसे कानून बनाएगी, उसके तहत, उस अधिनियम के तहत राज्यपाल जो है वो सेवा शर्त इन लोगों की निर्धारित करेगा, मतलब राज्य निर्वाचन आयोग की जो भी है अपनी निर्धारित करेगा, ठीक है। और पदच्युति की अगर बात करें, पदच्युति का मतलब पद से हटाया जाना। तो पद से कैसे हटाया जा सकता है? उस रीति से हटाया जाएगा जिस रीति से उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जाता है, मतलब हाई कोर्ट के किनको हटाया जाता है? न्यायाधीशों को हटाया जाता है। भारत निर्वाचन आयोग के केस में किसके तरह हटाया जा रहा था? उच्चतम न्यायालय, मतलब वहां पे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को जिस तरह हटाया जाता है, उस तरीके से मुख्य निर्वाचन आयोग को हटाया जा रहा था। लेकिन इस केस में, राज्य निर्वाचन आयोग के केस में, उसको उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को जिस रीति से हटाया जाता है, उस रीति से हटाया जाएगा। मतलब बात सिंपल है, महाभियोग है ना, वहां भी महाभियोग था और यहां भी महाभियोग है, तो महाभियोग के द्वारा ही हटाया जा सकता है, ऐसे वैसे नहीं हटा सकता कि मतलब सीधे जॉब पे रखा, रेजिग्नेशन दे दिया, ऐसे नहीं हटाया जाएगा, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान रखें। और जैसा कि यहाँ पे बताया कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रीति से हटाया जा सकता है, तो मतलब जो इनकी पावर है, जो इनकी पोजीशन है, वो एक उच्च न्यायालय, मतलब हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के बराबर इनकी पावर होगी, ये भी आप ध्यान रखें, ठीक है। आ रही बात समझ में? जैसे वहां पे हमने देखा भारत निर्वाचन आयोग में जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है, उसकी पावर किसके बराबर होती है? उसकी पावर होती है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के बराबर, और यहाँ पे है हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के बराबर की पावर होगी। और अगली धारा की तरफ हम बढ़ते हैं, अगले अनुच्छेद की तरफ बढ़ते हैं, तो वो है 243 K3। तो उसमें लिखा है, जब राज्य निर्वाचन आयोग ऐसा अनुरोध करे, तब किसी राज्य का राज्यपाल राज्य निर्वाचन आयोग को कर्मचारी उपलब्ध कराएगा। मतलब कहीं चुनाव होते हैं तो जाहिर सी बात है कर्मचारियों की व्यवस्था पड़ेगी, तो जो राज्य निर्वाचन आयुक्त है वो किसको अनुरोध करेगा? राज्यपाल को अनुरोध करेगा, और राज्यपाल उनको, राज्य निर्वाचन आयुक्त को कर्मचारी उपलब्ध कराएगा। पसंद में आ रही है, नहीं आ रही? चलो ठीक है, अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे, क्योंकि हम MPPSC प्रीलिम्स दे रहे हैं, तो हम जाहिर सी बात है MP राज्य के बारे में जरूर बात करेंगे, मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में जरूर बात करेंगे। तो जो मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग का गठन हुआ, वो आप ध्यान रखें 1 फरवरी 1994 को हुआ है, ये ना भूलें आप, है ना। जिस दिन अधिसूचना आई थी राज्य निर्वाचन आयोग की, उसी दिन मध्य प्रदेश में राज्य निर्वाचन आयोग का गठन हो चुका था। इसका मतलब मध्य प्रदेश पहला ऐसा राज्य बना पूरे कंट्री में, ये बात भी आप फैक्ट की तरह ध्यान रखना, मध्य प्रदेश ऐसा राज्य बना, मतलब पूरे देश में ऐसा राज्य बना जिन्हें सबसे पहले, सर्वप्रथम राज्य निर्वाचन आयोग गठित किया था अपने यहाँ। तो कौन बना? मध्य प्रदेश। तो इस बात को भी आप ध्यान रखें। और अगर मुख्यालय की बात करें मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के, तो मुख्यालय इसका भोपाल में है, और इसका मोटो जो है मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग का, बहुत ही खूबसूरत है, हर वोट कीमती, हर निकाय महत्वपूर्ण, है ना। यहाँ अवेयरनेस फैला रहे हैं, देखो हर किसी को वोट डालना चाहिए, लेकिन हाँ 18 से ऊपर होना चाहिए, है ना, नहीं तो 16 वाले ही पहुंच जाए वोट डालने। तो हर वोट कीमती, हर निकाय महत्वपूर्ण। अब बात करते हैं, ये हमने बता ही चुका हूं मैं, देश में सर्वप्रथम राज्य निर्वाचन आयोग गठित करने वाला राज्य MP है, क्योंकि इसने 1 फरवरी 1994 को मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग का गठन हो चुका था। लेकिन अगर जनरली अगर ऐसा पूछता है कि भाई राज्य निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ, तो आपको 1 फरवरी लगाना, फिर लगाना है आपको कितना? 15 फरवरी 1994 कराया था ना मैंने, ये देखिए कहाँ लिखा है, बताता हूँ मैं आपको। ये देखिए 15 फरवरी 1994, अगर नॉर्मली पूछे तो, अगर MP का पूछे तो बताइएगा 1 फरवरी 1994, जिस दिन नोटिफिकेशन आया था उसी दिन, है ना। और अब हम बात कर लेते हैं कुछ फैक्ट्स, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। हाँ, एक चीज और आप बताना भूल गया मैं आपको, कार्यकाल। जैसे हमने भारत निर्वाचन आयोग में कार्यकाल की बात करी थी कि या तो 6 साल, 6 साल ही था ना, कितना साल था? 6 साल था, हाँ 6 साल या 65 वर्ष, मतलब जो भी पहले हो जाए, या 6 वर्ष पहले हो जाए या 65 वर्ष पहले हो जाए, तब तक वो सेवाएं बने रह सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि संविधान ने हर एक राज्य को शक्ति दी है कि वो अपने अपने राज्य निर्वाचन आयोग के तहत, राज्य निर्वाचन आयोग में निर्धारण कर सके, मतलब कार्यकाल का निर्धारण कर सके, किसका?
राज्य निर्वाचन आयोग का, तो सब राज्यों में अलग-अलग चलता है। एमपी का मैंने ढूँढने का प्रयास किया था कि क्या-क्या कार्यकाल है, लेकिन ऐसा कुछ मुझे मिला नहीं, है ना? कुछ वेबसाइट कुछ और बता रही है, कुछ 62 साल बता रही है, कुछ 65 साल बता रही है, तो मैं वो फाइनल निर्णय पे नहीं पहुँच पाया कि मैं आप लोगों को क्या बताऊँ। लेकिन जैसे मुझे पता लगता है तो मैं बिल्कुल बता दूँगा आपको, है ना? तो आप इससे बेफ़िक्र रहें। तो हम बात कर रहे थे राज्य निर्वाचन आयोग। पहले राज्य निर्वाचन आयोग इसको ज़रूर याद करें, एनबी लोहानी बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है ये। उसके बाद अभी वर्तमान में फ़िलहाल में कौन है राज्य निर्वाचन आयुक्त, वो है बीपी सिंह, वसंत प्रताप सिंह। सचिव की बात करें प्रथम सचिव की, तो वो है प्रकाश चंद्र, प्रथम सचिव राज्य एमपी राज्य निर्वाचन आयोग के, है ना? और वर्तमान सचिव कौन है, वो है बीएस जामोद, ठीक है? ये भी ज़रूरी है। उसके बाद पहली महिला सचिव, वो है श्रीमती विजय श्रीवास्तव। और हाँ, एक चीज़ और, अभी तक मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के इतिहास में अभी तक भी कोई महिला आयुक्त नहीं रही हैं, ठीक है? तो ध्यान रखें इसको। हाँ, तो चलो एमपीपीएससी स्पेशल कुछ बता देता हूँ मैं आपको, जिसे आप लिस्ट देख पा रहे होंगे, है ना? ये लिस्ट आपको याद करनी है क्योंकि एमपीपीएससी का तो कोई भरोसा नहीं है। मैंने भी पेपर दिया है तो वो तो यही पूछता है कि भाई निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन राज्य निर्वाचन आयुक्त एमपी का नहीं रहा, बताइए। मुझे अभी तक समझ में नहीं आया कि वो ऐसे प्रश्न क्यों पूछती है ना? क्या पता क्या किस तरह कैंडिडेट चाहती है वो एमपीपीएससी, तो लेकिन हमें तो लेकिन चलना पड़ेगा, पास होना है तो उस हिसाब से ही। तो बिल्कुल इस तरीके से आप याद कर ले पूरे, है ना? सबसे पहले श्री एन बी लोहानी याद करा ही चुका हूँ। उसके बाद सेकंड नंबर पे गोपाल चरण शुक्ल, कार्यकाल याद करने की जरूरत है, अब इतना भी नहीं पूछेगी एमपीपीएससी, है ना? तो किसी का नहीं निकलेगा फिर तो ये नाम याद कर ले, है ना? रटे मत, इसकी एक बढ़िया सा लिखें, पेज पे लिखें और अपने बेडरूम में टांग दें, दिन भर देखते रहें उसको, क्योंकि यही तरीका है एमपीपीएससी निकलने का, है ना? तो एनबी लोहानी, सेकंड नंबर पे गोपाल चरण शुक्ल, तीसरे पे आदित्य विजय सिंह, चौथे पे अजीत रायजादा, पांचवे पे आर परशुराम और छठे पे अभी जो हैं वसंत प्रताप सिंह 2019 में, है ना? और एक चीज बताना और भूल गया मैं आपको, वर्तमान सचिव बी एस जामोद है और ये करंट का क्वेश्चन नहीं बन सकता है, ठीक है? क्योंकि इसको पिछले साल ही जो 9वें महीने, कौन सा महीना था, बर हाँ, अभी-अभी फिलहाल मतलब 4-5 महीने पहले इनको अभी सचिव बनाया गया है, बीएस जामोद जी को, तो ये करंट क्वेश्चन भी हो सकता है, तो इसको भी आप अच्छे से याद करें। हाँ, ये लिस्ट ज़रूर अच्छे से याद कर लें, ठीक है ना? हाँ, तो चलिए आज के वीडियो के लिए केवल इतना ही। आशा करता हूँ आप लोगों को मेरी वीडियो बहुत पसंद आई होगी, है ना? और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब का तो बिल्कुल नहीं बोलूँगा मैं। बस ये है कि अगला जो वीडियो लाने वाला हूँ मैं, भारत निर्वाचन आयोग और राज्य निर्वाचन आयोग का सम्मिलित रूप से एक टेस्ट लेने वाला हूँ मैं। टेस्ट समझ लीजिए उसको, मतलब मैं आंसर बताऊँगा, लेकिन कुछ एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हो जाएँगे दोनों की, तैयारी हो जाएगी, है ना? आप लोगों का भरोसा नहीं पड़ा है, नहीं पड़ा, तो मैं एक टेस्ट लूँगा और बताते जाऊँगा आंसर, आपको जवाब देना है ना? तो चलिए ठीक है, और आशा करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो चलिए आपसे विदा चाहता हूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत माता।